जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। अब हम चल रहे हैं गोड़ाबोराम विधानसभा। गोड़ाबोराम विधानसभा की बात की जाए तो यहां से 24 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले 27 लोग ने अपना एनआर कटाया था। 2 लोग विनोद बम्पर सहित 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने एनआर तो कटाया लेकिन अपनी उम्मीदवारी नामांकन नहीं करवाए। एक व्यक्ति का नामांकन रद्द हुआ था और 24 लोग अपनी उम्मीदवारी के साथ में हैं। जहां कई त्रिकोणीय समीकरण तो यहाँ नहीं कही जा सकती। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ के नए उम्मीदवारों के साथ लगातार दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। गोड़ाबोराम विधानसभा में जो प्रमुख उम्मीदवार के रूप में बात की जाए तो वहाँ से वीआईपी जो कि पहली बार पार्टी यहाँ पे आई है एनडीए समर्थित, वहाँ से स्वर्णा सिंह, दूसरा आरजेडी से जो है सो अफजल अली खान और तीसरे उम्मीदवार जो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार के रूप में फिलहाल माने जा रहे हैं वो राजीव ठाकुर जो कि बंगला छाप से आए हैं और चौथे उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी और 2 बार यहाँ के विधानसभा से चुनकर जा चुके हैं। एक बार ये घनश्यामपुर विधानसभा के अंतिम विधायक और गोड़ाबोराम विधानसभा के पहले विधायक के रूप में डॉक्टर इजहार अहमद वो भी हैं, हालांकि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। और इजहार अहमद की बात कही जाए तो यहाँ एक बड़ा ही रोमांचकारी कहा जा सकता है कि गोड़ाबोराम को बना दिया इन्होंने। इस वक्त जब जाप से इन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवाया था, इससे पहले बिशंबर यादव नामांकन करवा चुके थे और बिशंबर यादव की उम्मीदवारी जाप से हुई है और जाप सुप्रीमो डॉक्टर इजहार अहमद के पक्ष में मतदान के लिए वोट मांगने के लिए लगातार 2 बार क्षेत्र का दौरा कर चुके थे। तो यह एक बड़ा ही अजीब सा और सम्मिश्रण कहा जा सकता है, रोचक कंडीशन था जो गोड़ाबोराम विधानसभा को यह सौभाग्य मिला कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए जो है सो जाप सुप्रीमो जबकि उनके उम्मीदवार हैं उनको छोड़कर जो है सो वोट मांगने के लिए आए हैं। तो इजहार अहमद जो निर्दलीय प्रत्याशी, तो 4 ऐसे नाम हैं। इसके अलावा तमन्ना खान भी काफ़ी कसमकस के साथ खड़े हैं। रजनी महतो अपने स्टीमर के साथ 9 पे लगातार नजरें गाड़ी हुई है और जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रजनी महतो लगातार 9 पर हावी होते हुए प्रयास करने में लगी हुई है, क्योंकि जब से इन्हें एमएसयू का समर्थन मिला है तो काफ़ी जोशो खरोशों के साथ वो आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही और भी कई उम्मीदवार हैं जो इस क्षेत्र में हैं जो 2 हाथ करने में लगे हुए हैं, लेकिन समीकरण क्या हो पाता है वह देखना बाकी। आज हम सभी उम्मीदवारों की बात करेंगे और सभी उम्मीदवारों के साथ साथ इस गोड़ाबोराम की समस्याओं की भी बात करेंगे। आप बने रहिए जेटीएन के साथ। और फिलहाल हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भाटी जी। गोड़ाबोराम विधानसभा में 24 उम्मीदवार है जो एक इतिहास बन गया है। दरभंगा जिला अंतर्गत 10 विधानसभा है जिसमें गोड़ाबोराम विधानसभा 24 उम्मीदवार है, सबसे अधिक उम्मीदवार है। जबकि यहाँ का जो राजनीतिक परिवेश है, जो सत्ताधारी पार्टी के मंत्री रह चुके उनका क्षेत्र परिवर्तन हुआ, जबकि विकास के नाम पर होती है एक नई पार्टी जिसे लोग आम जनता में दल बदलू के नाम से कहते हैं, कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ। तो ये इन पार्टी को सिंबल से स्वर्णा सिंह आई है। उसके बाद दूसरी बात राजद से अफजल अली खान, तीसरी लोजपा से राजीव ठाकुर, जो राजीव ठाकुर अपने आप को भाजपा का सिपाही कह करके पूरे हर आपदा में विपदा में यानी बाढ़ के समय हर समय पहलू एक राहत लेकर के जाते थे और हर गांव बच्चा राजीव ठाकुर को जानने लगे कि भाजपा के हैं। जब उनको सिंबल नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने लोजपा का सीट पे ये अपना उम्मीदवारी खड़ा किए। इधर पिछले बार इजहार अहमद को टिकट नहीं मिलने के कारण वह बीमार पड़ गए और इस बार फिर पुनः उनको टिकट नहीं मिला जदयू से, तो उन्होंने जाप पार्टी के सिंबल पर, इससे पूर्व जाप पार्टी के बिशंबर यादव ने ही अपना नामांकन कर लिया। अंत में निर्वाचन विभाग द्वारा इनको निर्दलीय घोषित किया गया और निर्दलीय। दूसरी ओर एक पनिया जहाज से मिथिलावादी पार्टी का सब मिलने के बाद जो अपने आप को जदयू नेत्री कहलाती थी उनको भी टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी किया और उनको मिथिलावादी पार्टी समर्थन कर रहा है एमएसयू। दूसरा रहा है गोड़ाबोराम का, जो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अब तो कल समय बताएगा कल कितने प्रतिशत वोट किनको मिलता है। 10 तारीख की इसकी गिनती है, अब तो मतदाता ही बताएगा कि क्या होने वाला है।
गोराबोराम विधानसभा की बात हम लोग कर रहे थे, तो गोराबोराम विधानसभा में कई समस्याएं हैं और खास करके लोग कैंडिडेट क्या कर पाते, जैसा कि देखिए कोरोना और बाढ़ की स्थिति के बीच में कौन से कैंडिडेट आए थे, क्षेत्र में क्या किए थे, उस पर भी समीक्षाएं होगी। किस कैंडिडेट में कितना है दम, कितना राजनीतिक उनका अनुभव है क्षेत्र के लिए, उनका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है और अब तक क्या किए हैं, उस पर भी बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल हम शुरू करते हैं। हमारे वरिष्ठ, हमारे अभिभावक, पत्रकार भी हैं, उत्तम जी, चाचा जी। गोराबोराम विधानसभा क्षेत्र से 24 उम्मीदवार अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और हमें लगता है जो कि हमारे पत्रकारिता में पहली बार है कि इतने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब जहाँ तक बात है जो राजयोग किसका है वो तो मतदाता ही तय करेंगे। फिर भी अगर 24 उम्मीदवारों की चर्चा होती है तो सभी लोग डॉक्टर इजहार अहमद को अच्छा प्रतिनिधि मानते हैं। ये जो पब्लिक ओपिनियन पत्रकारों को मिल रही है उसके हिसाब से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता की जो आवाज़ आ रही है उसमें 24 उम्मीदवारों में डॉक्टर इजहार अहमद का जो है सो नाम पहले स्थान पर है, जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग कहलाते हैं। रहा अफजल अली तो जमालपुर के हैं, मुखिया भी हैं, स्थानीय होने के नाते उनके साथ बहुत तरह की समस्या भी आई होगी मुखिया के कार्यकाल में। ऐसा होता है हर जगह। सवर्णा जी वीआईपी पार्टी से हैं, जो वीआईपी पार्टी कल तक महागठबंधन में थे। मोदी जी का आलोचना, मोहन भागवत जी का आलोचना करते रहे। जहाँ तक सवर्णा जी की बात है, आयरन महिला है, हमने जो आकलन किया है, और हमारा पर्सनल अगर निजी बयान अगर मानिए तो एक बार महिला प्रतिनिधित्व की आवश्यकता इस क्षेत्र में है, होनी भी चाहिए, क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व में हमारे ललिता झा भी थी, जिला पार्षद उपाध्यक्ष, और बहुत ही काम भी की हैं। लोग उम्मीद में थे जो उन्हें भी टिकट मिल सकती, लेकिन जब वीआईपी पार्टी को चला गया तो सारा उम्मीद जो है सो ख़त्म हो गया। तो भाजपा की सीट बनती और बनी भी, अब ऊपर की राजनीति क्या थी जिसके कारण से इस सीट वीआईपी को दे दिया गया, उसके तह तक हम जाना नहीं चाहेंगे। उस बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में राजीव जी भी अपना पहला स्थान मान के चल रहे थे। वैसे तो बहुत आदमी लाइन में थे, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करेंगे हम। लेकिन राजीव ठाकुर जी भी जो थे, उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो लोजपा से चले आए, और उसके बाद इजहार साहब तो हैं ही, रजनी महतो जी की भी चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है, और उसमें उनका जो जितना भी देख रहे हैं कार्यकर्ता सब यूथ और स्टूडेंट हैं, और पहली बार नज़र में आया इस तरह से खुल करके किसी स्टूडेंट को किसी भी उम्मीदवार के साथ होना, है ना अभिषेक जी? हम तो अभी तक नहीं देखा कभी, बहुत बड़ी बात है। तो इस स्थिति में कुछ भी आकलन करना या कहना जल्दीबाजी होगी, जो कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। अब चंदन जी क्या पूछना चाह रहे हैं,
तो अगर वो जो पूछना चाह रहे हैं हम जवाब देंगे जहाँ तक होगा संभव होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि गोराबोराम विधानसभा में पहली बार कोई महिला प्रत्याशी आए हैं, तो महिला प्रत्याशी के साथ ही कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस क्षेत्र के भी स्थानीय महिला प्रत्याशी थी, जैसा कि ललिता जी हैं, ललिता झा, वो भी एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में थे जिनको नहीं मिला टिकट। और यहाँ पे स्वर्णा सिंह ही क्यों, रजनी महतो भी हैं, वो इस क्षेत्र से जुड़ी हैं, 15 साल से उनका अनुभव है और क्षेत्र में उनकी एक अपनी पहचान है। वो सबसे अच्छे उम्मीदवार के रूप में ललिता झा भी यहाँ थे, स्थानीय थी और क्षेत्र में काम भी किए। कोरोना और बाढ़ में भी उनका पहचान रहा और कई इस ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है। फिर हमारे बीच में आते हैं जैसे कि 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो भी महिला प्रत्याशी के रूप में है, रजनी महतो, जिनकी व्यक्तिगत छवि है, जो किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी नाम के साथ जोड़कर उनका नाम नहीं लिया जाता है, वो भी उम्मीदवार हैं। और वहाँ पे हम स्वर्णा सिंह की भी बात करते हैं, वो भी एक अच्छे परिवार से, अच्छे राजनीतिक कैरियर से आते हैं, लेकिन क्षेत्र से जो आवाज़ उठ रही है उनके साथ में यह आ रहा है कि जब दिवंगत MLC, जिनका एक अनुभव इस क्षेत्र में किया हुआ कार्य है, तो दिवंगत MLC की वाइफ ही क्यों नहीं खड़ी हुई इस चुनाव में, और उसके बाद उनके परिवार में एक और उनके जो उनके पुत्र थे वो क्यों नहीं खड़े हुए, स्वर्णा सिंह को ही क्यों जगह दिया गया, क्या वो इस क्षेत्र में जगह समय दे पाएंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना समय दे पाएंगे, इसके लिए कि लोगों में एक असमंजस बनी हुई है, जिसका फ़ायदा थोड़ी बहुत रजनी महतो को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस कांटे की टक्कर में, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये कहना था, तो महिला प्रत्याशी तो स्वर्णा सिंह ही क्यों, इस पर इनकी बात जानना चाहते हैं। चूँकि यही बात हमने संजय झा से भी किया था, जल संसाधन मंत्री जी संजय झा जी से भी हमने किया था, जो जब विकास के लिए भी बात होती है तो NDA के मंत्री चले गए यहाँ से, क्षेत्र बदल लिए, तो दूसरा कैंडिडेट ही क्यों नहीं, और NDA क्यों अपना सीट छोड़ दी। हाँ, तो NDA अगर आज अपना सीट बरकरार रखती तो ललिता झा आज हमारे बीच रहते और हमारे वो इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व भी करते, ये ऐसी उम्मीद थी। लेकिन जब VIP का सीट बन गया तो VIP के नज़र में सवर्णा जी उम्मीदवार थे, तो उनको दिया टिकट मुकेश जी। तो ये मतलब तो उनकी अपना जो है सो व्यक्तिगत अपना उनका पार्टी पर जो है सो, इस पर हमारा ये कहना है कि उनकी वाइफ भी तो हो सकती थी और उनको छोड़ के इन्हीं को क्यों दिया गया, जबकि उनकी वाइफ यहीं से जुड़ी हुई है और सिंपैथी वोट भी उनको मिल सकता था, क्योंकि दिवंगत MLC सुनील सिंह के स्वर्गवास होने के कुछ ही दिनों के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो उनकी वाइफ भी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकती थी, फिर उनको ही क्यों लिया गया। चंदन बाबू ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उम्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय सुनील बाबू की पत्नी उस लायक नहीं हैं जो क्षेत्र का दौरा करते, और जो अभी सवर्णा जी कर रही हैं वो नहीं कर पाती। उसको देखते हुए यह निर्णय मुकेश जी लिए हैं, और हम कह सकते हैं कि मुकेश जी का ये निर्णय अच्छा ही रहा, कोई गलत नहीं रहा। ये एक चीज़ पूछना चाहते थे आपसे कि हमारे गोराबोराम विधानसभा में जो सिंबल चेंज हुआ है, अभी नाव छाप जैसे इनको मिला है, तो अगर कमल का फूल जो भाजपा का सिंबल है, अगर उस सिंबल से आते और अभी नाव के सिंबल से आ रहे हैं, तो दोनों में प्रत्याशी को क्या फ़ायदा होता। देखिए, NDA की बात हमने किया था, तो आज जैसे जदयू से मंत्री जी चले गए, समाप्त हो गया मामला, तो भाजपा की सीट बनती है। तो आज भाजपा का सिंबल अगर रहता तो सवर्णा जी को इतनी परेशानी नहीं होती, आज घर बैठे वो चुनाव जीत जाती। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सिंबल ही एक ऐसा चीज़ है, सिंबल में सिर्फ मोदी जी को लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और नाव छाप का जो कार्यकाल रहा है वो चर्चा में है, तो सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है नाव छाप, ठीक है ना। अगर बात करें प्रत्याशियों की बात, अगर आप चर्चा में करते हैं तो विनोद बम्पर भी तो थे, जो 33,000 वोट लाया था लोजपा से, तो वो भी आ सकते थे। जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं, विनोद बम्पर ही क्यों नहीं। लेकिन यहाँ तो ऊपर बैठे लोग
बीजेपी का सिंबल हो गया था, ऐसी बात नहीं है। हमें जहाँ तक जानकारी है बीजेपी का ये सिंबल हो गया था, उसको बदल दिया गया। आप मानते हैं कि इसका फायदा मिलता? बहुत बढ़िया फायदा मिलता इनको, सवर्णा जी को आज इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। कहने का ये मतलब है कि बीजेपी का अगर सीट होता यानी टिकट होती, सिंबल मिलता तो जीत आसान होती। लेकिन तो क्या जीत इम्पोर्टेंट था गठबंधन के लिए, ये एनडीए गठबंधन के लिए, या पार्टी का सिंबल, ये नौ छाप का सिंबल? ये तो हम लोगों से बेहतर सुशील मोदी जी ही बता सकते हैं। हाँ, तो यहाँ शीर्ष नेताओं पर आकर रुक गई है ये क्वेश्चन कि क्या जीत जरूरी थी या एक सिंबल बदलना, क्योंकि क्षेत्र के जो जनता है वह कमल छाप को ज़्यादा पसंद करते हैं, तीर छाप को पसंद कर रहे हैं, और नौ छाप जिसे पहचानने में मुश्किल है, और उनके सामने में नौ और स्टीमर का जो यह हमारे इस क्षेत्र के जो अशिक्षित लोग हैं जिनके पास में समझ बूझ नहीं आती है किसी तरह से जब मुझे करते हैं, उनके लिए यह नौ और पनिया जहाज़ में क्या अंतर होगा यह बता पाना, हालांकि दोनों ही महिला प्रत्याशी हैं, यह भी एक बना हुआ क्वेश्चन है कि कैसे उसको समझाया जा सकता है आम पब्लिक को, यह देखना है। बाकी फ़िलहाल फिर से हम लोग आते हैं गौराबोराम विधानसभा में। इस कैंडिडेट के बाद और भी कई हमारे पत्रकार हैं जिनसे चर्चा के बाद हम फिर चलते हैं दूसरे कैंडिडेट की चर्चा करेंगे। फिलहाल अभिषेक और हमारे नीलेश जी हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि ये गौराबोराम में इस कैंडिडेट स्वर्णा सिंह के कैंडिडेट पर भागीदारी पर और भी और समस्याओं के साथ आप क्या कहना चाहते हैं गौराबोराम पर, ये आप दोनों की राय। देखिए, गौराबोराम विधानसभा जो है वो बिहार का सिर्फ हॉट सीट ही नहीं माना जाता है, बल्कि इसी गौराबोराम विधानसभा के बगल में यानी कुशेश्वर स्थान में कह लीजिए तो वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का घर है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का घर है, और दरभंगा लोकसभा के जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर जी, उनका भी घर गौराबोराम विधानसभा है। इसलिए भी यह क्षेत्र राजनीतिक महत्व रखता ही है। लेकिन जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे गौराबोराम विधानसभा से प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशियों को लेकर एक बात है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से पहले से मेहनत करते आ रहे थे 2-2.5 साल से राजीव ठाकुर भी, जिन्हें टिकट नहीं मिला वो लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अलावा अभी वर्तमान में कई भाजपा और जदयू के कई कार्यकर्ता हैं जो चाह रहे थे कि हमको भाजपा या एनडीए से टिकट मिले। नीलेश जी, आप बात किए जो मतलब राजीव ठाकुर को भाजपा से टिकट चाह रहे थे, उन्हें नहीं मिला तो वो लोजपा से टिकट ले लिए। हाँ, बागी उम्मीदवार के रूप में लोजपा से टिकट ले लिए, लोजपा समर्थित उम्मीदवार हुए। क्या आप बता सकते हैं कि सिर्फ पार्टी के टिकट बंटवारे की समस्या को लेकर 24 उम्मीदवार मैदान में हैं, या कोई और वजह है 24 उम्मीदवार के मैदान में होने की? देखिए, एक सीधा और सीधा मतलब है कि जो 24 उम्मीदवार हैं वो टिकट को ही लेके गए हैं, और दूसरा वो कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। टिकट को लेकर के टिकट नहीं मिला। देखिए, आजकल की जो राजनीति है ना, वह पहले कुर्सी की आवश्यकता पहले हो जाती है। नेताओं को दिखने लगता है कि कुर्सी के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, तो पहले तो टिकट चाहिए ही। ये मेन मुद्दा होता है, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो। साथ ही साथ जो है सो हम बता रहे थे कि भाजपा और जदयू के कई और कार्यकर्ता यानी कि उनके जो नेता थे या नेत्री थी वह प्रयासरत थे कि हमें भी टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। और कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी उतर चुके हैं, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड के लिए 15 साल तक काम करने वाली रजनी महतो जी हैं, जिन्होंने मिथिलावादी पार्टी से समर्थन पा करके निर्दलीय रूप में मैदान में आई है, और कहा जा रहा है कि उनके साथ युवाओं और छात्रों का अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। जदयू के नेत्री हैं और वो भी एक बागी उम्मीदवार के रूप में ही मैं चुनाव मैदान में हैं। इसमें एक बड़ा सवाल क्रिएट होता है जो गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में, बाकी जगह खास करके पूरे बिहार विधानसभा में बाकी जगह अभी भी बहुत कम देखा जा रहा है, या है नगण्य के नहीं के बराबर है। गौराबोराम विधानसभा में राजनीति में और उम्मीदवारी में छात्रों की रुचि, और जैसे पहली बार मेरे अनुभव से पहली बार छात्रों की रुचि बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। क्या ये एक सत्ता पक्ष के लिए और बाकी जो पहले से गठबंधन मौजूद है उस सब
के नेतृत्व पर एक पहला सवाल तो नहीं है? क्या ये उत्सव के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं है? अगर प्रश्न चिन्ह है तो ऐसा क्यों हुआ जो छात्र इतने अत्यधिक मतलब संख्या में, इतने ज़्यादा संख्या में इस बार राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं और वो चुनाव प्रचार में रजनी महतो के साथ एक निर्दलीय मिथिलावादी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में इतनी जोर शोर से छात्र क्यों लगे हुए हैं? ये सवाल हम उत्तम चा से पूछेंगे, ऐसा क्यों है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बढ़िया सवाल है। छात्र भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे युवा छात्र बेरोजगार हैं और उन्हें रोज़गार का कोई साधन नहीं मिल रहा है। और नीतीश कुमार जी कभी भी इस ओर अपना फोकस नहीं डाले हैं। तो अगर छात्र खुल करके पहली बार गोराबोराम विधानसभा क्षेत्र में आए हैं तो हम भी उनका स्वागत करते हैं और आगे आना चाहिए युवाओं को और आगे आना चाहिए। और कहाँ तक ये सफल होंगे वो तो मतदाता ही कह सकते हैं, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है, असो भी एक महिला उम्मीदवार को लेके, एक महिला उम्मीदवार बागी उम्मीदवार को लेकर के चुनाव मैदान में है, ये अच्छी बात है। इसमें एक और बड़ा सा प्रश्न शामिल होता है, जैसे छात्र संघ चुनाव ना, पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव हो रहा है। जब माननीय राज्यपाल 3 सालों से, जब माननीय राज्यपाल रामनाथ कोविंद थे यहाँ के बिहार सरकार के राज्यपाल, तो उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था और लागू हुआ था। छात्र राजनीति इससे पहले भी हुई, जब नगर परिषद के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन सामने आया था, उसमें भी छात्र राजनीति बहुत ज़्यादा की गई। और पिछले 2 वर्षों से, 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव हो रहा है। पिछले 2 वर्षों से मुख्य चुनावी विंग, जैसे कि हम पटना यूनिवर्सिटी और बाकी बड़ी यूनिवर्सिटियों में देखते थे, जैसे JNU और कौन सा एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली का, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुस्लिम वो क्या नाम, AMU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया में देखा जाता था, JNU में देखा जाता था, BHU वगैरह सब में देखा जाता था। इस तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने जनता कोसी कॉलेज भी आया। इसमें भी यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर रातों में वहाँ की जो मत पेटी थी उसकी निगरानी करते हुए यहाँ के दरभंगा के सांसद नज़र आए वहाँ पे। उनके गाड़ियों की उनके काफिले की 4-5 गाड़ियाँ और सांसद खुद जनता कोसी कॉलेज के सामने 12 बजे रात तक मत पेटी की सुरक्षा के लिए खड़े रहे। क्या ये सब एक छात्र राजनीति और छात्र राजनीति को या तो हम कह सकते हैं प्रभावित करने के लिए, या फिर एक नए ढंग की राजनीति की निजात करने के लिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि या उन्हें डर लग रहा है छात्र के राजनीति में आने से? देखिए, इसका जो है सो अभी उत्तर देने का सही समय नहीं है, क्योंकि चुनावी दौर है। चुनावी दौर के बाद अगर इस प्रश्न को रखा जाएगा अगले बैठक में, परिचर्चा में, तो इसको मैं स्पष्ट जरूर करूंगा, वादा करता हूं। और कुछ संकेत जरूर मिल रहा है जो युवाओं को प्रभावित करने के लिए भी जो है राजनीति किया जा सकता है। चलिए, इस पे हम थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे। छात्र राजनीति हमेशा से ही सक्रिय रहा है और छात्र से ही राजनीति शुरू हुई है। चाहे आप किन्हीं का भी देखें, हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी भी राजनीति की बात की जाए तो वो भी वहीं से शुरू हुआ। लालू यादव जी की भी राजनीति वहीं से शुरू हुई है। तो छात्र हमेशा से ही राजनीति को डराते भी रहे हैं और समझाते भी रहे हैं, क्योंकि ये युवा की शक्ति है। जब एकजुट हो जाती है तो कभी भी विस्फोट बन जाती है, और जब विस्फोट हुआ है तो सत्ता का परिवर्तन हुआ है। तो छात्र की राजनीति एक विस्फोट है, और छात्र की राजनीति छात्र का एक ऐसा जनसमूह जो विस्फोट के रूप में आता है और किसी भी सत्ता को बदल कर रख देती है। परिवर्तन का नाम है छात्र की राजनीति। तो यकीनन हमेशा से छात्र हथकंडा भी बने हैं हर नेताओं के, और नेताओं की गद्दी को उखाड़ने का माध्यम भी यही छात्र हुए हैं। तो छात्र की राजनीति, चाहे आप JNU की बात करें, DU की करें, या हमारे लोकल क्षेत्र की जनता कोसी महाविद्यालय की, यह राजनीति जरूर एक संकेत दे रहा है कि सत्ता परिवर्तन या सत्ता को सत्ते पे काबिल रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है। जनशक्ति पार्टी, जिसे वोट कटवाई भी कहा गया बीच में NDA के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। वो एक समीकरण बनाती हुई नज़र आ रही है।
किसी का गेम खराब कर रही है तो किसी का गेम बना रही है, किसी का गणित बिगड़ रहा है तो किसी का गणित बन रहा है। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो अपना जनाधार है उसके बदौलत बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें आप बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं, ये चीज़ देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन बोलने का मतलब आपका ये तो नहीं है कल के सूत्रों के हवाले की खबर से तो तेजस्वी यादव अमित शाह के पास जा सकते हैं। देखिए ये उड़ती हुई खबर कुछ देर पहले हमारे पास आई थी कि तेजस्वी यादव अमित शाह के दरबार पहुंच चुके हैं। एक मुझे मैसेज दिया गया कि तेजस्वी चले अमित शाह के शरण, क्योंकि आपको याद होगा कि 11 तारीख को लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो फैसला आने वाला है वह 10 तारीख के चुनाव परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करने जा रहा है। इसको आप छांट नहीं सकते हैं, ये पूर्ण रूप से सत्य है कि वो 11 तारीख का जो फैसला है वह 10 तारीख के परिणाम पर निर्भर करने जा रहा है। बिहार की राजनीति में वो जो चिराग पासवान जिसको आप कह रहे हैं, वो चिराग पासवान कुछ नया पुल बनाने जा रहा है। बिहार की राजनीति के जो कुछ नए पुल हैं वो चिराग पासवान बनाएंगे और बिहार में नए समीकरण पैदा करने जा रहे हैं, इतना मान के चलिए। क्योंकि हमारे पास जो एनडीए के को लेकर जो सर्वे चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दूसरे घटक दल हैं उनका जो सर्वे चल रहा है, उन सर्वे करने वालों का कहना है, मैं उसका नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं समझता हूँ फिलहाल, लेकिन उन लोगों का कहना है, मेरी निजी बातचीत हुई है कि बिहार के चुनाव में परिणाम इस बार बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं, बिल्कुल चुनाव परिणाम अलग होने जा रहे हैं। और हो सकते हैं कि चिराग पासवान बिहार के किंग मेकर बन के उभर जाए। मैंने इससे पहले भी एक खबर लगाई थी वेब पे और हमने अपना ओपिनियन दिया था कि क्या चिराग पासवान बिहार के राजनीति के मौसम वैज्ञानिक पार्ट 2 बनने जा रहे हैं। क्या 2005 में जो फरवरी में विधानसभा चुनाव हुआ था, क्या 2020 के जो नवंबर में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है कुछ वैसा ही होने जा रहा है। तो इसको कतई भूला नहीं जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव जो परिणाम आ रहा है वो चिराग पासवान के बिना किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है, इतना आप सोच लीजिए। अब क्या तो कह सकते हैं कि जदयू भाजपा गठबंधन टूटने के कगार पे या टूट चुका है। अब इसकी वानगी आपको 7 तारीख के 6 बजे शाम के बाद देखने को मिल जाएगा। इसकी वानगी 7 तारीख को 6 बजे शाम के बाद देखने को मिल जाएगा। आप देखिए जदयू के बड़े नेता अजय कुमार मंडल बुलो मंडल अपने कार्यकर्ता को फ़ोन करते हैं कि तुमको बीजेपी को हराना है। वो खुल के बोल रहे हैं ऑडियो में, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उस ऑडियो में सुने थे हम कल, वो खुल के बोल रहे हैं। और लेकिन इससे जदयू ने तो दरकिनार कर लिया इस बात से। मैं बता रहा हूँ जदयू दरकिनार नहीं किया है, जदयू का कोई विशेष बयान नहीं आया। क्या नीतीश कुमार जी का बयान आ गया? नहीं, नीतीश कुमार का तो नहीं आया, लेकिन उनके प्रवक्ता का बयान आया। देखिए जदयू का मतलब होता है नीतीश कुमार और RCP सिंह, जिस प्रकार से भाजपा का मतलब होता है अमित शाह। क्योंकि सभी लोग जानते हैं भाजपा में फैसला लेने की जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के पास है। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह मनाए चिराग को और चिराग न माने, ये मैं नहीं मान सकता हूं। क्योंकि मैं जहां पटना में हमने राजनीतिक पटना में देखा है कि अमित शाह मनाए चिराग को और चिराग न माने, ऐसा संभव ही नहीं है। खैर ये तो प्रदेश की बात हो गई। हम लोग यहाँ गौरावराम की बातों के डिबेट के लेकर बैठे हुए थे। गौरावराम में चर्चा करते करते हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फिलहाल अभी गौरावराम में एक बात रजनी महतो की चर्चा हो रही थी। रजनी महतो के पास क्या बेस था जो वो मिथिलावादी पार्टी जो जब उन्हें मतलब समर्थन देने के लिए आई, उनकी उम्मीदवारी या NR कट जाने के बाद उन्हें समर्थन मिला, और मिथिलावादी पार्टी के पास कोई चुनावी चिन्ह नहीं है, उसे चुनाव आयोग ने कोई मान्यता नहीं दी हुई है। वो एक ट्रस्ट की भांति चल रही है और ट्रस्ट के द्वारा मिथिलावादी पार्टी ट्रस्ट है अभी एक, उस ट्रस्ट के द्वारा रजनी महतो को समर्थन दिया गया है। तो क्या रजनी महतो को समर्थन देने के पास सिर्फ राजनीतिक गलियारों में एक कहानी क्रिएट करना था, या एक राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक मतलब हवा देना था, या सच में कुछ ऐसी दावेदारी है? देखिए सबसे बड़ा बात है कि आपने रजनी महतो का नाम लिया। रजनी महतो ऐसा नहीं है कि वो राजनीति से बहुत दूर हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने
पंचायत राजनीति जो है, पंचायत स्तर की जो राजनीति होती है, पंचायत चुनाव जो होता है, उसमें उन्होंने ये क्या कहते हैं, जिला परिषद का के चुनाव में उन्होंने भागीदारी दी थी और संयोग देखिए वो दूसरे नंबर पर रही थी। जिला ऐसा परिषद नहीं है। सदस्य की 9/3 की उम्मीदवार थी। 9/3 की जो उम्मीदवार थी तो वो दूसरे नंबर पर रही थी। यानी कि रजनी महतो को आप उतना ये नहीं कह सकते हैं, उनका निजी अपना बैकग्राउंड था, निजी बैकग्राउंड था। पंचायत चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिलता है, वो अपना और 216 वोटों से वो 216 मतों से वो हार चुकी थी। बस इसलिए बहुत कम अंतर है। 216 मतों से हारना पंचायत चुनाव में बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो भी जिला परिषद में। ये चीज़ देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं तो हम थोड़ा एक और सवाल पे आते हैं, ठीक ना। ये बड़ा मुद्दा बन सकता है या एक बड़ा मुद्दा सा है, ठीक ना। हम और आप जिस माध्यम से आते हैं, ठीक ना, और जिस माध्यम में ये चुनाव हो रहा है या जनप्रतिनिधि के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है जो वो अच्छी कम्युनिकेटर होनी चाहिए, वार्तालाप में अच्छी होनी चाहिए। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वार्तालाप में अच्छी होनी चाहिए और बात करने में, जब हम परसों घूम रहे थे, कल परसों शायद घूम रहे थे, याद ठीक से नहीं, परसों घूम रहे थे, तो जब हम बात कर रहे थे लोगों से, जो वहाँ के मतदाता हैं उनसे बात कर रहे थे, तो हिंदी में बात करते हुए उन्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, तो बाद में मुझे मैथिली में बात करना पड़ा। तो जैसे कि मुख्य तौर पे जब अभी एनडीए गठबंधन सत्ता में है, देश में भी और यहाँ भी बिहार में भी, तब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, जो एनडीए की जो यहाँ उम्मीदवार है शबर्णा सिंह, उन्हें मैथिली, जो यहाँ की मातृभाषा है, बिहार की 5 मातृभाषाओं में अंगिका, वज्जिका, मगही, मैथिली और अंगिका, वज्जिका, मगही, मैथिली और एक और है भोजपुरी, इस 5 भाषा में मैथिली एक अहम भूमिका रखती है, जो संविधान की अनुसूची में भी दर्ज है। बाकी भाषाएं दर्ज नहीं है, सिर्फ मैथिली दर्ज है। तो जब वो इतने अच्छे राजनीतिक परिवार से, इतने बड़े परिवार से आती है, अगर उन्हें मैथिली बोलने नहीं आता है तो फिर वो जनता से कम्युनिकेट कैसे कर रही है? अगर वो जनता से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी तो विकास की फिर क्या स्थिति होगी? देखिए, सबसे पहली बात है, आप बोले कि उनको मैथिली भाषा बोलने को लेकर के, मैथिली भाषा देखिए ये उनका निजी मामला भी है, और अगर वो मैथिली नहीं जानते हैं तो इसमें निजी तो तब ख़त्म हो जाता है, निजी तो तब ख़त्म हो जाता है जब हम किसी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, तो निजी मामला तो वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए ख़त्म हो जाता है, हम एक थोड़ा लाइन से थोड़ा सा साइड चलते हैं, लाइन से साइड चलते हैं। भगवान न करे कभी अगर कोई प्रलय आ जाए, मान लीजिए भगवान न करे अभी अगर कोई प्रलय आ जाए और ये पृथ्वी समाप्त हो जाए, मान लीजिए, एक मानने की बात है, ये पृथ्वी समाप्त हो जाए और किसी पुरातत्व विभाग के बाद 100-150 वर्षों के बाद, 200 वर्षों के बाद इसकी फिर से खुदाई की जाए, तो जिस तरह की यहाँ की भाषाएँ निकलेंगी, जिस तरह के यहाँ के कपड़े निकलेंगे, परिवेश निकलेंगे, और यहाँ आज के किसी बच्चे को आप बोल दीजिए एक पेज, इससे पहले जो डिबेट हो रहा था तो चर्चा चली, जो यहाँ के शिक्षकों को हिंदी सही से लिखने नहीं आती या उसकी मात्रा का बोध नहीं है, तो जब किसी एक बच्चे को हम बोलेंगे जो एक पेज शुद्ध हिंदी में बाबू तुम लिख दो, तो वो नहीं लिख पाएगा। एक पेज शुद्ध अंग्रेज़ी में लिख दो, वो नहीं लिख पाएगा। एक पेज शुद्ध मैथिली लिख दो, वो नहीं लिख पाएगा। जब हम किसी एक भाषा को पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, तब हम भारत की राजभाषा हिंदी या यहाँ की मातृभाषा मैथिली, इसको कैसे अंगीकृत करते हैं? अगर इसे हम अंगीकृत करेंगे तो यहाँ की कम से कम राजनेताओं को, जो कि हर दरवाजे पर अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी तक पहुँचने की जो दृष्टि दिखाते हैं, उन तक उस बातों को कैसे पहुँचाया जा सकता है उनके माध्यम से? अगर फिर जनप्रतिनिधि के साथी या सहयोगियों के द्वारा पहुंचाया जाएगा तो फिर ये कैसे हो पाएगा संभव? देखिए, जहाँ तक बात है मैथिली भाषा को लेकर के, और जो वर्तमान एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके मैथिली बोलने को लेकर के, तो उसमें एक चीज़ और है। अगर हम मैथिली में आपसी लगाव, यानी कि ये रहने का जो तौर तरीका है, मैथिली में बोलने का जो तौर तरीका है, वो हम नहीं अपने आप में नहीं ढालेंगे तो ये नहीं होगा। ये भी इसका कारण है, वो अपने आप में मैथिली को लेकर के वो ढाल नहीं पाई है, इसलिए मैथिली नहीं बोल पा रही। नहीं, ये बात ठीक है नीलेश जी आपकी, लेकिन एक बात हम बार बार जो कोट कर रहे हैं, आप उस प्रश्न को टाल रहे हैं। हम आपको कोट कर रहे हैं इस बातों में, जो मैथिली जिस पार्टी से वो खड़ी हैं, ठीक ना, वो पार्टी पिछले लोकसभा से लेकर के और अभी तक बार बार मिथिला के परिवेश और मिथिला की संस्कृति पर जोर देती है, और प्रधानमंत्री जब आते हैं तब वो जनता को आकनी और आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए वो पहले 4 लाइन मैथिली में कोट करते हैं। और आपको शायद याद होगा,
आप याद होगा जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो एक मैथिली में एक कहावत प्रचलित थी, मिथिला में रहिकर जेने बाजलक मैथिली, मोन करैया कान पर चिटकी चढ़ाकर कान दुनू ऐठली। तो क्या ये विधायक के साथ लागू होगा, विधायक प्रत्याशी के साथ? देखिए ये जो स्थानीय बात है, मैथिली भाषा बोलने की बात है, वो निश्चित तौर पर लागू होगा, क्योंकि अगर यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि जो अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने में सक्षम हूँ, तो यहाँ की भाषा बोलने की भी उनको ज़रूरी पड़ जाएगा। उनको ज़रूरत है कि वहाँ की मैथिली भाषा में बोले, अन्यथा जनता तो देखिए, दरकार मैं कहूँगा ये भाषा भूषी पर छोड़िए, है ठीक है, तो हमारे जो मातृभाषा हिंदी है ना, नहीं है राजभाषा सर, राजभाषा क्या है? हिंदी और मातृभाषा है मैथिली। मातृभाषा तो सब जगह की अलग अलग हो जाती है। बिहार में 5 मातृभाषा है। नहीं, तो मातृभाषा तो मैथिली मानेंगे मिथिलांचल में, यहाँ मैथिली मानेंगे, है ना। जैसे एक बार हमको जो है सो परिचय लिया गया था, मिथिला आवाज़ पेपर का शुरुआत हुई थी, और उसमें रंजीत मिश्रा जी आईजी साहब यहाँ हुआ करते थे दरभंगा में। उन्होंने जब हमसे परिचय मांगा तो हमने कहा तो मैं एक मैथिल बंगाली हूँ। तो उन्होंने पूछा जी इसका जो है सो विस्तार से बताइए। हम कहे मिथिला में जन्म हुआ, जाति के बंगाली हैं, ब्राह्मण। तो उन्होंने हमें बुलाकर पीठ टपटपाया, कहा जो कि ये देखिए परिचय, इसको कहते हैं परिचय। तो सवर्णा जी भी जो है सो धीरे धीरे सीख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, पढ़ी लिखी महिला हैं और सीख जाएंगे। लेकिन एक महिला प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, महिला प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। अभी देखिए तरह तरह की र्यूमर उड़ रहे हैं, अभी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलेगा। र्यूमर उड़ रहा है जो कि अभी रजनी महतो जी किसी के पक्ष में, तो कोई फलाने लोग जो फलाने के पक्ष में बैठने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सारे लोगों से हमारी बात होती है, सारे लोग चुनाव मैदान में हैं, अपना अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। और भाषा की बात जहाँ तक है, धीरे धीरे सवर्णा जी सीख जाएंगी। जैसा कि ये मुद्दा बना है कि क्या स्वर्णा सिंह मैथिली जानती है या नहीं, और नहीं जानती है तो इस मिथिला क्षेत्र में, तो यह एक मुद्दा तो है, लेकिन फ़िलहाल इस मुद्दे के अलावा भी कई मुद्दे पे हम लोग बात करना चाहते हैं और हर जनप्रतिनिधि की बात करनी है। तो इसमें इस मुद्दे को से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं दूसरे कैंडिडेट जो कि आरजेडी के हैं, उस कैंडिडेट की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के वह उम्मीदवार जिसकी बात हम कर रहे हैं वो अफजल अली खान, जो यहाँ के ही एक प्रखंड जमालपुर प्रखंड से आते हैं और स्थानीय मुखिया भी हैं, और सुनने में आया है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी छात्र रहे हैं। तो हमारे बीच हमारे एक और पत्रकार साथी हैं आकिब शेख, जिनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह हुई कि वह इस चुनाव में आए हैं, और इसके साथ ही जब 2 मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट हैं, एक हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद, तो उनकी क्या प्राथमिकता बनती है, तो चर्चा करते हैं आज हम इनके तरफ की आरजेडी के एक उम्मीदवार अफजल अली खान के बारे में क्या कहते हैं आकिब शेख। सबसे पहले मैं जेटीएन परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मैं इस डिबेट में यहां पर पहुंचा हूं। और चंदन जी, जैसा कि आपने मुझे बुलाकर इस डिबेट का हिस्सा लिया है और मैं इसका हिस्सेदार बना हूं, तो अगर बात बिहार विधानसभा चुनाव की होगी तो स्वाभाविक है कि गौराबौराम विधानसभा की बात होगी, क्योंकि गौराबौराम विधानसभा वैसे भी पूरे बिहार में ये पहला एक ऐसा विधानसभा है जो बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं। और अगर बात करें गौराबौराम विधानसभा में राजद के उम्मीदवार अफजल अली खान के बारे में, तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर इजहार अहमद साहब जो पूर्व विधायक रह चुके हैं गौराबौराम के, जैसा कि जाप के प्रत्याशी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जाप के जो उम्मीदवार थे विशंबर यादव जी, जिन्होंने नामांकन कराया था जाप पार्टी से, लेकिन बाद में डॉक्टर इजहार अहमद साहब भी गए थे नामांकन के लिए, उन्होंने भी नामांकन कराए थे जाप से ही, लेकिन बाद में वो निर्दलीय घोषित कर दिए गए। अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर इजहार अहमद साहब जो 10 सालों से उनका जो कैरियर रहा है गौराबौराम विधानसभा में, वो सभी जनता जानते हैं उनको, और उनका अनुभव है, राजनीति अनुभव जो है उनका। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको जिन पार्टी से टिकट लेना था, जदयू से पार्टी टिकट नहीं दी,
लेकिन उनके बावजूद उन्होंने हौसला अपना छोड़ा नहीं और लगातार कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह किसी और अन्य दलों से टिकट उन्हें मिल जाए, लेकिन तब भी नहीं मिली। लेकिन बाद में जब वो पहुंचते हैं जाप से उनको टिकट मिला। सिंबल तो नहीं मिले उनके हाथों में, लेकिन नामांकन करा चुके थे। यहाँ हम पहले बात करते हैं अफजल अली खान की कि क्यों आरजेडी ने टिकट दिया। इजहार अहमद की बात किया जाए तो इजहार अहमद की जो पहले वो जेडीयू के उम्मीदवार होने वाले थे, फिर पता चला कि आरजेडी के उम्मीदवार होने वाले हैं, फिर पता चलता है कि वो जाप के उम्मीदवार होने वाले हैं, और फिर पता चलती है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार हो गए हैं, और फिर ऐसी संभावना हुई कि वो निर्दलीय उम्मीदवार भी नहीं है। हालांकि अभी हैं और इस रेस में है। जाप सुप्रीमो भी उनका समर्थन कर रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का समर्थन है। लेकिन अभी हम लोग बात करें अफजल अली खान को। अफजल अली खान को ही क्यों टिकट मिला? यहाँ आरजेडी के टिकट के लिए कई रेस में थे और जमालपुर का एक लड़का नौजवान यूथ है, उसको एक टिकट मिल जाता है, और क्यों लोग उसको सपोर्ट करें, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आपके साथ। देखिए, अफजल अली की अगर बात करें, अफजल अली इस रेस में सबसे आगे इसलिए थे क्योंकि अफजल अली शिक्षित लोग हैं, और जैसा कि अफजल अली अभी जो है मुखिया भी अपने गांव में रहे, तो उनका जो राजनीति अनुभव है कहीं ना कहीं मुखिया से है। पहले वो गांव में नहीं रहते थे, सऊदी अरब में भी रहे हैं, समाज सेवक हैं, और जमालपुर जहां उनका स्थानीय निवास है वहां लोगों का बहुत सेवा किए हैं। गौराबोराम में बाढ़ की समस्याओं में और या कोरोना महामारी में मैंने देखा है उनको लगातार लोगों की सेवा करते रहे। उनके बावजूद आरजेडी ने उनको टिकट दिया है। तो टिकट मिल जाना चंदन जी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ी होती है कि अफजल अली के नाम पर उनको टिकट नहीं मिलने जा रही है। टिकट इनको जो वोट मिलने जा रही है वो अफजल अली के नाम पर नहीं बल्कि राजद के नाम पर मिलने जा रही है। ये मेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जैसा आपने बताया अफजल अली राजद के नाम पे उन्हें वोट मिलेगी। तो क्या लगता है इस बीच में किसकी टक्कर है इस गौराबोराम में? हाँ, एक सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार उत्तम, आप ये हमको थोड़ा सा स्पष्ट करें। जमालपुर हम तो पहले ही बताए जो कि स्थानीय राजनीति होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। अभी फ़िलहाल जो है सो प्रमुख जो किरतपुर के हैं उनकी कुर्सी गिराने में अफजल अली साहब का बहुत बड़ी भूमिका रही। क्या यह मामला इस विधानसभा चुनाव में कुछ रंग लाएगी क्या? जी, इसका असर देखने को मिलेगा। इसका असर इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि अफजल अली सिर्फ नाम के अफजल अली हैं, और जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले मैंने न्यूज़ पोस्ट के एक वीडियो भी देखा था, उसमें राजीव ठाकुर जिस तरह बोले थे कि गौराबोराम को अफजल गुरु नहीं बनने देंगे। तो कहीं ना कहीं अफजल अली के विरोध में 24 प्रत्याशी अगर गौराबोराम में है तो 2400 प्रत्याशी मुझे लगता है कि वो अफजल अली के विरोध में खड़े हुए हैं। चाहे वो स्वर्णा सिंह की बात करें या फिर डॉक्टर इजहार अहमद साहब की बात करें या तमन्ना खान की बात करें या फिर जितने भी प्रत्याशी मैं सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने जो सवाल किया है उसका जवाब यही है कि इसका असर इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, धन्यवाद। तो अफजल अली के बारे में और किन्हीं को कोई प्रश्न है अफजल अली के बारे में? इस विरोध का जो आप असर बता रहे हैं, ये असर कैसा होगा? उनके पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा? नहीं, उनके पक्ष में तो ये नहीं हो सकता जी, क्योंकि उनके विपक्ष में ही होगा। मतलब हमेशा जब विरोध होता है तो उसका ऊर्जा बढ़ता है, और अक्सर वो जो विरोध पार करते हैं तो वो हमेशा जीतते हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी का भी कभी विरोध हुआ था और आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा हम कैसे मान लें कि उनका ये विरोध हो रहा है तो उनके लिए दिक्कत होगी? क्योंकि आपने ही बताया कि 24 उम्मीदवार में 23 उम्मीदवार इनको ही हराने के लिए खड़े हैं, तो फिर कैसे आप मान सकते हैं कि विरोध से उनका नुकसान होगा? देखिए, विरोध से नुकसान तो है इनका, लेकिन अगर बात करें किन्हीं साथी के पास, ये हैं जितने भी पत्रकार बैठे हुए हैं लगभग सभी पत्रकार महोदय हैं, अगर किन्हीं के पास सवाल हो तो मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। अफजल अली की नाम जब आता है गौराबोराम विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम की जो वोट की संख्या वो सबसे अधिक है, और ऐसे में जो यादव की बात करें अगर, तो राजद के उम्मीदवार होने के नाते उनके पक्ष में यादव भी है, और जो मुस्लिम वोट है वो भी उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए अफजल अली जो है नंबर 1 पे आते हैं।
मेरा जवाब यही है, अफजल अली नंबर पे। हमारा ये क्वेश्चन नहीं था फिलहाल, जैसा भी आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद। ये था कि अफजल अली के लगातार विरोध रहे, लेकिन ये जो समीकरण है, अभी जितने भी मतदार उम्मीदवार हैं वो जो अभी अपने आप को साबित कर रहे हैं कि ये मेरे पक्ष में है यह विधानसभा, तो वहाँ अफजल अली के पास मुस्लिम और यादव का समीकरण है। आपका कहना ये हुआ, और कुछ वोट ले लेते हैं तो इनकी एक प्रथम दावेदारी बनती है, ये यही आपका? देखिए, अफजल अली का टक्कर किसी से नहीं है। अफजल अली का टक्कर सिर्फ स्वर्णा सिंह से है और किसी से नहीं है। ना तमन्ना खान से है, ना ही डॉक्टर इजहार अहमद से है, किसी से टक्कर नहीं है। उनका टक्कर सिर्फ और सिर्फ स्वर्णा सिंह से ही। अफजल अली अभी रेस में है। और अब हम चर्चा करते हैं तीसरे कैंडिडेट इजहार अहमद की, जो लगातार हो ही रही है। इजहार अहमद के बारे में आपको बता दें कि इस क्षेत्र के सबसे विद्वान उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर इजहार अहमद को जाना जाता है। इस क्षेत्र के सबसे अनुभवी उम्मीदवार के रूप में इजहार अहमद को जाना जाता है। इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा लड़ाकू और जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार में जो जुनून कहा जा सकता है, जब महावीर प्रसाद 7 से 8 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, वैसी परिस्थिति में उनको हराकर जीतने वाले योद्धा के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर इजहार अहमद। डॉक्टर इजहार अहमद एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय से अपनी शुरुआत किए थे और हर जगह पे अपनी पहचान बना चुके हैं, ठीक है। और ऐसे विद्वान क्षेत्र के अनुभवी उम्मीदवार को टिकट नहीं देना, क्या इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इजहार अहमद साहब विद्वान भी हैं और राजनीति का बहुत पुराना अनुभव है उनका, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका जो अनुभव था उनके हिसाब से इनको टिकट पार्टी को देना चाहिए था, और पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया तो इनको निर्दलीय लड़ना चाहिए था। इजहार अहमद जिनकी भी दावेदारी बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है उनका ये दावा है कि हर क्षेत्र में उनका वोट है। और यकीनन जो जुलूस का था उनका पहला, जब वो नामांकन के लिए आए थे, तो जैसा कि हमारे आकिब शेख ने ही उस जुलूस का कवरेज किया था, तो यह दिखला रहा था कि जीत उनकी पक्की है। लेकिन इस बीच में जो इजहार अहमद की समीकरण बनती है वो तो आने वाला वक्त कल बताएगा कि अपनी योग्यता और अनुभव से इस अनुभवहीन जो नए उम्मीदवार हैं उन पर यह कैसे हावी हो पाते हैं और निर्दलीय का ठप्पा रहते हुए जाप के नाम पर कैसे जीत पाते हैं। यह तो इजहार अहमद की बात करेंगे हम लोग। अब हो चुकी है, अब हम चौथे कैंडिडेट की बात करते हैं, और चौथे कैंडिडेट के रूप में हमारे बीच में है वो झोपड़ी छाप से वह उम्मीदवार, वह राजीव ठाकुर। जब हम इनके कह सकते हैं कि जब कोरोना और बाढ़ के बीच में यहाँ कोई दर्द देखने के लिए नहीं आया था, तो सिर्फ एक पप्पू यादव थे जिनका इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ और वो क्षेत्र में घूमे थे, और दूसरा राजीव ठाकुर एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में आए थे जो गरीबों का दुख दर्द, भले ही वो राजनीतिक कारण ही क्यों ना हो या हो सकता है व्यक्तिगत कारण हो, लेकिन जिस कारण से भी हो सके, लेकिन वो इस क्षेत्र में आए थे और यहाँ की जनता से मिले थे, रूबरू हुए थे, और कैसे उसको वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तो राजीव ठाकुर के बारे में हम बात करेंगे। हम इस क्षेत्र के सबसे हमारे खास वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे बीच में अभिलाष जी, बालाजी, उनसे हमसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कहते हैं राजीव ठाकुर के बारे में, कि कैसा पकड़ है उनका, कैसा गढ़ है उनका, और कैसे इस जीत को, कैसे उनकी जीत की समीकरण है और क्यों उनको वोट करें, और दावेदारी उनकी क्या है, और उनका परिचय भी देंगे। देखिए, सभी का चर्चा हो रहा है, तो रेस में बने हुए हैं राजीव ठाकुर का भी आपने चर्चा किया। मैं यहाँ एक बात बतला दूँ, तो हमारे यहाँ सबसे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे उत्तम भैया हैं, और हम तो खैर अपने आप को वरिष्ठ अभी नहीं समझ रहे हैं, बड़िए में मेरा गिनती न दिया जाए। तो राजीव ठाकुर का जो आप बात कर रहे हैं कि वो पिछले 2-3 वर्षों से लगातार क्षेत्र में है, टिकट मिले ना मिले ये हम देख रहे हैं कि पिछले बाढ़ में भी उन्होंने बाढ़ राहत वितरण किया था। उसके बाद विभिन्न जगह पे उनका वो कैंप, मेडिकल कैंप लगाया गया था, जो मीडिया कर्मी के होने के नाते हम लोगों को सूचना भी दी गई थी। इसके बाद उनको एक चीज़ है कि उनका जो भी वोट है, नाम कुछ भी ऐसा संवैधानिक शब्द नहीं है, वोट कटवा इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करना, सबको आज़ादी है, सभी को आज़ादी है कि आप अपना चुनाव लड़ें, लोगों के बीच जाएं। तो राजीव ठाकुर को यहाँ आप एक गौर कीजिए कि एक बेनिफिट उनको मिलता हुआ दिख रहा है। वो बेनिफिट ये है कि झोपड़ी छाप, इससे पहले लोजपा जो लड़ी थी झोपड़ी छाप से, उस समय में नरेंद्र मोदी के साथ थी। इससे पिछले 5 वर्षीय चुनाव में, इससे पहले वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में यहाँ का छाप रहा था झोपड़ी छाप, जिससे उम्मीदवार थे विनोद बम्पर। तो लोगों के बीच में ये था कि ये छाप जो है नरेंद्र मोदी का छाप है। पहली बात तो ये है। दूसरा, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो पहले उन्होंने जितना भी काम किया और जो भी पत्रक बांटा, शुभकामना दी, सभी पत्रक में उनका फ़ोटो
नरेंद्र मोदी के साथ लगा हुआ था। तो कल मैं कुछ क्षेत्रों में गया था और लोगों से बात की थी, तो लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ अभी भी कई लोग ये समझ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ थे और अभी तक हैं, क्योंकि मोदी का अपना एक बेस वोट है। मोदी के नाम पे कई लोग वोट करते हैं। तो वो जो बड़ा सा तबका है जिसको ये अभी तक समझाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि 9 छाप ही मोदी का छाप है और बंगला छाप जो है वो लोजपा और चिराग अकेले लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं लड़ रहा। बिल्कुल सही। तो आप जैसा कि कहना है कि लोजपा में ही भाजपा है, इस बयान के साथ में बढ़ रहे हैं राजीव ठाकुर। और राजीव ठाकुर जिनका एक समीकरण है कि इस क्षेत्र में ब्राह्मण वोटों का काफ़ी जमावड़ा है, काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण वोट हैं, जिसके आधार पर और साथ में पासवान वोट और उनका जो कोरोना और बाढ़ के टाइम में किए गए योगदान के आधार पर वह इस मैदान को जीत सकते हैं, जिसके लिए ये लगातार बने हुए रेस में, और कहीं कहीं इन्हें वोट कटुआ भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस क्षेत्र में 3 ही ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हैं, उसमें पहला पार्टी जो कि एनसीपी के रूप में है, आरजेडी के रूप में, और तीसरा झोपड़ी छाप। और झोपड़ी छाप के इतिहास की बात किया जाए तो पहली बार जब झोपड़ी छाप से डॉक्टर इजहार अहमद यहाँ जीते थे, और झोपड़ी छाप को हर कोई यहाँ जानते हैं। तो उसके बाद यह झोपड़ी छाप पिछला बार 37,000 वोट लाए थे, विनोद बम्पर जिसके उम्मीदवार थे, और इस बार फिर से झोपड़ी छाप मैदान में है। तो यकीनन किसी भी व्यक्ति के लिए झोपड़ी छाप एक चैलेंज के रूप में है। यह लोजपा चैलेंज दे रही है, अब यह जीत पाती है कि हार पाती है, या जीत का समीकरण बिगाड़ पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजीव ठाकुर को भी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में माना जा रहा है कि अगर लोजपा को लोग भाजपा मान लेते हैं तो स्वर्णा सिंह के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है।